Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 23rd June 2022. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ कवर करेंगे, जिसके बाद विल टॉक अबाउट निपुंसकी, followed by drug resistant typhoid strains. Then we'll see कि इंडिया में रेड ड्यून्स कहाँ पे मिलते हैं, and then lastly we'll talk about pink bollworm. So let's begin with it. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ. वेल रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ से एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज महाराष्ट्र इज सीइंग दैट देयर आर ग्रुप ऑफ MLAs who are defecting from the state legislative assembly. तो इसीलिए महाराष्ट्र की पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखते हुए, पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता होना ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्म बहुत मशहूर हुई थी विच वाज आया राम गया राम. ये तब फेमस हुई थी जब हरियाणा के MLA गयालाल चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस विदिन द सेम डे इन 1967. 1967 में एक ही दिन में हरियाणा के MLA गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी चेंज की थी, जिसके बाद ये टर्म बहुत पॉपुलर हो जाती है, आया राम गया राम. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, बेसिकली सेम सिचुएशन बहुत सारी स्टेट्स में हो रही थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वहाँ पे जो MLAs थे, उनके MLAs पार्टी हॉपिंग कर रहे थे लगातार. तो इससे जो गवर्नमेंट्स थी उनको उनकी टॉपलिंग हो रही थी. तो इसके रिस्पॉन्स में एंटी डिफेक्शन लॉ आया. 1985 में पार्लियामेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया एज 10th शेड्यूल. तो अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आपसे कोई पूछे तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद एज 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया. नाउ एंटी डिफेक्शन, इसमें बेसिकली एक प्रोसेस ले डाउन किया गया है कि ऐसे लेजिस्लेटर्स जो कि डिफेक्शन करते हैं तो उनको डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाए. This is what is the provision of this particular law, anti-defection law, 10th schedule of our constitution, जो कि 52nd amendment act के बाद हमारे constitution के अंदर insert हुआ. तो यहाँ पे हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से सिनेरियोज़ हैं जो कि डिफेक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं. तो देखें, एंटी डिफेक्शन लॉ में हमारे पास 3 सिनेरियोज़ ये कवर करता है. सबसे पहले, अगर कोई ऐसा लेजिस्लेटर है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से इलेक्ट होकर आया है और वो अपने आप वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप जो उस पार्टी की है उसे गिव अप कर देता है, या फिर अगर पार्टी ने कोई विप इशू किया है, कोई विश है पार्टी की कि वोटिंग हो एक पर्टिकुलर वे में, अगर वो उसके खिलाफ चाहते हैं, तो ऐसे केस में वो लेजिस्लेटर जो कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट लेकर आया है और उन्हें वॉलंटरीली पार्टी की जो मेंबरशिप है उसे वहाँ पे गिव अप किया है, तो ये भी केस डिफेक्शन का केस है, अपनी पार्टी के साथ डिफेक्शन की है, तो ऐसे लेजिस्लेटर के ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा. देन सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास कोई MP है, कोई MLA है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आए हैं and they are elected as an independent candidate and then they join a party later, तो ऐसे केस पे भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, क्योंकि उन्होंने चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ा था, दे वर द इंडिपेंडेंट मेंबर, और अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी एंटी डिफेक्शन का केस बनता है. देन अगर हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अब देखो नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में क्या होता है कि उनको 6 months का टाइम दिया जाता है विद इन विच दे कैन चूज़ अ पार्टी कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहना चाहते हैं. लेकिन अगर उन्होंने 6 months के बीच में ऐसा कुछ चूज़ नहीं किया, तो ऐसे केस में अगर वो बाद में जाकर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, दे कैन नॉट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर दिस 6 month ऑफ टाइम. तो ऐसे केस में उनके ऊपर भी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का लॉ लगता है. तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं. वॉलंटरीली कोई अपनी
पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर दे, इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ्स के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इन सब के ऊपर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। सो दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल इन बोथ वेज, ये पार्लियामेंट में भी और स्टेट असेंबलीज दोनों में ही ये लॉ एप्लीकेबल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है दैट इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो स्पीकर या चेयरमैन दे विल बी डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर कि ये डिफेक्शन का केस है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेजिस्लेटर्स दे कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन हायर जुडिशरी। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो ये कि एंटी डिफेक्शन के केसेस के ऊपर डिसीजन कौन लेता है, तो इट इज़ टेकन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एंड उसके बाद क्या लेजिस्लेटर्स इसे चैलेंज कर सकते हैं जुडिशरी के अंदर? आंसर इज़ येस। देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डिसाइडिंग द केस ऑफ डिफेक्शन? देखिए हमारा जो एंटी डिफेक्शन का लॉ है इसमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं प्रोवाइड किया गया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको डिफेक्शन केस के ऊपर डिसीजन लेना होगा, ऐसा कोई भी टाइम लॉ के अंदर नहीं है। लेकिन एक रीसेंट जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि स्पीकर शुड टेक अ डिसीजन ऑन डिफेक्शन पिटीशन विद इन 3 मंथ्स। तो ये कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो स्पीकर हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको डिफेक्शन पिटीशन के ऊपर डिसीजन लेना होगा। देन देयर आर सम एक्सेप्शंस इन द लॉ एज वेल। देखें अगर लेजिस्लेटर अपनी पार्टी चेंज करना चाहते हैं विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन तो वो कैसे हो सकता है ना? इस लॉ में ये अलाउ किया गया है दैट अ पार्टी कैन मर्ज विद द अनदर पार्टी provided that there are 2/3 of the legislators that are in favor of the merger। अगर 2/3 legislators उस particular party के favor में हैं कि yes they should be merging with or into the another party, तो ऐसे केस में जो legislators हैं वो जा सकते हैं without any disqualification। लेकिन ऐसे सिनेरियो में neither the members who decide to merge nor the ones who stay with the original party will face disqualification, क्योंकि उनको 2/3 majority के साथ 2/3 जो legislators हैं वो इस चीज़ के फेवर में थे, तो इसीलिए ना तो वो जो कि गए हैं जिन्होंने मर्ज किया है या फिर वो जो कि ओरिजिनल पार्टी के साथ रहे हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक एक्सेप्शन है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो पार्टी है उसके 2/3 लेजिस्लेटर्स मर्ज करना चाहते हैं इनटू अनदर पार्टी और दे वांट टू गो विद पार्टी और इनटू द अनदर पार्टी, तो ऐसे केस में वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। नाउ अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इसका एम यही है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ सके और लेजिस्लेटर्स को हम डिस्करेज करें थोड़ा कि वो अपनी पार्टी स्विच ना करें, दे शुड नॉट चेंज देयर पार्टीज़। तो उनको डिस्करेज करने के लिए, गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो मेंबर्स हैं उनको एक सेंस ऑफ लॉयल्टी दी जाती है टुवर्ड्स देयर ओन पार्टी, जिस पार्टी के टिकट लड़के जिस पार्टी के थ्रू वो इस सीट के मेंबर बने हैं। It aims to ensure that the member who are selected in the name of the party, they are also loyal to the part of manifesto। जो मैनिफेस्टो है वो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है एंड दे शुड रिमेन लॉयल टू दैट एंड दैट इज़ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ दैट पार्टी जिसको वो बिलोंग करते हैं और जिसके चलते लोगों ने उनको चुना है, वोट दी है। तो इससे बरकरार रखते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे पास आता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, it is important from GS paper 2 point of view, it is about the निपुण स्कीम। हमारे पास निपुण स्कीम न्यूज़ में है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने निपुण स्कीम लॉन्च की है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इस निपुण स्कीम के तहत इंडिया में 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा। सो देयरफॉर द नेम इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अपस्किलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये निपुण स्कीम लॉन्च की गई है। तो इस निपुण स्कीम के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है निपुण,
ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है एंड इट इज़ अ स्कीम और इनिशिएटिव अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये आपको पता होना चाहिए। इनिशिएटिव किसका है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का है अंडर दी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये याद रखिएगा। देन जैसे कि हमने कहा निपुण इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको अपस्किल किया जाए, कुछ फ्रेश स्किलिंग उनको सिखाई जाए। और इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे वर्कर्स हैं इससे उनको फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी। और यहाँ पे हमारा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NSDC, इसका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे नोडल एजेंसी रखा गया है। नाउ दिस इज़ द नोडल एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड दे विल बी द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि निपुण स्कीम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, आप बोलोगे यार बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की अपस्किलिंग करनी है, स्किल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। निपुण इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है इसके तहत एक नोडल एजेंसी हमारे पास आती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उन्हें इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बनाया गया है। ये एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है। देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको अपने पेपर में ध्यान देना होगा क्योंकि यहीं पे हम प्रीलिम्स के अंदर देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं और हमें लगता है कि ये तो सही होनी चाहिए थी लेकिन वो गलत हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी है। नाउ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन 3 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले जो ट्रेनिंग है वो रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के बेसिस पे होगी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इसको करवाया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो प्रायर लर्निंग के बाद क्या उनको आता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में, वो प्रायर लर्निंग देखने के बाद दे विल बी ट्रेन थ्रू द फ्रेश स्किलिंग बाय प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर SSC। एंड देन थर्ड पार्ट में देर इज़ इंटरनेशनल प्लेसमेंट थ्रू इंडस्ट्रीज़, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की प्लेसमेंट भी होगी। एंड ये जो कोर्स है दिस इज़ अलाइंड विद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन नेटवर्क। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड कैंडिडेट ट्रैकिंग। एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेनीज़ हैं उनको कौशल बीमा दिया जाएगा विच इज़ बेसिकली 3 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जिसकी जो कवरेज है दैट इज़ ऑफ 2 लाख रुपीज़। इसी के साथ साथ जो डिजिटल स्किल्स हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं उनको ओरिएंटेशन दी जाएगी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, EPF, BOCW फैसिलिटीज़, ये सब इन ट्रेनीज़ को प्रोवाइड की जाएगी। अब इस स्कीम का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और इस इनिशिएटिव से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, उनकी वेजेस इंक्रीज़ होंगी और उनको ओवरसी प्लेसमेंट मिल पाएगी। ओवरऑल हमारी इंडिया की जो GDP है उसमें भी बूस्ट होगा। प्लस हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड नहीं है अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो, लेकिन इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हम जो हॉरिजॉन्टल कवरेज है हमारे वर्कर्स के लिए वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। प्लस इस इनिशिएटिव में जो निर्माण वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनाया जाएगा, स्किल बनाया जाएगा, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं उनसे ये मैच कर पाएंगे एंड दिस विल इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी एंड दिस विल डाइवर्सिफाई देयर स्किल सेट्स। एंड अल्टीमेटली हमारे जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ से बूस्ट होंगे। देखो जो मेजर की प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि कहीं पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे सेंट्रल विस्टा बन रहा है, राइट,
तो वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। प्लस क्योंकि इस इनिशिएटिव में जो निर्माण वर्कर्स हैं उनको स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाई जाएगी, उनमें इनकरेज की जाएगी। सो दिस कैन बी सपोर्टेड बाय द बाय गिविंग अर्बन वर्कर्स द एक्सेस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड स्ट्रेन। तो रिसेंटली जो सैल्मोनेला टाइफी, ये जो बैक्टीरिया है, इसकी स्टडी की गई एंड द स्टडी वाज पब्लिश्ड इन द लैंसेट माइक्रोब। एंड इस स्टडी में ये देखा गया दैट देयर इज़ इमर्जेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टाइफॉइड स्ट्रेन। टाइफॉइड जो कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होती है, इसकी स्टडी पे कुछ ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड स्ट्रेन्स मिले हैं, उनकी इमर्जेंस सामने आई है। तो यहाँ पे अगर हम मेजर फाइंडिंग्स देखें तो टाइफॉइड की वजह से हर साल 11 मिलियन लोगों को टाइफॉइड इन्फेक्शन होती है एंड मोर देन 1 लाख डेथ्स आर एवरी ईयर बिकॉज ऑफ टाइफॉइड इन्फेक्शन। सो ये जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो होती है, ये एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला एंटेरिका सेरोवार टाइफी, जिसको कॉमनली सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, इसकी वजह से ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन होती है। एंड 2000 से ही हमारे पास जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR सैल्मोनेला टाइफी जो है, ये काफ़ी स्टेडली डिक्लाइन हुआ था इन बांग्लादेश एज वेल एज इन इंडिया एंड इट रिमेन लो इन नेपाल। और इसका अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो वहाँ पे ये स्लाइटली इंक्रीज़ कर रहा था। सो ऐसे स्ट्रेन्स जिनको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्लासीफाई करते हैं, दे हैड जीन्स विच गिव देम रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स टाइफॉइड में यूज़ की जाती हैं, एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल और ट्राइमेथ्रोपिन और सल्फामेथोजोल, इन सब के अगेंस्ट इन बैक्टीरियाज के अंदर एक जीन होता है जिससे कि इनको रेजिस्टेंस मिलती है। So now these are being replaced by the strains which are resistant to another antibiotics. Now यहाँ पे अगर हम इसके ग्लोबल स्प्रेड की बात करें तो साउथ एशिया में टाइफॉइड का कुछ 70% डिजीज़ बर्डन सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया में है। और अगर हम जीनोम एनालिसिस भी करें तो वो भी यही रिवील करता है कि जितने भी ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, ऑल ऑफ देम दे ओरिजिनेट इन साउथ एशिया and they have spread to other countries 197 times since 1990. तो ग्लोबली यहाँ पे साउथ एशिया से मेजर स्प्रेड देखने के लिए मिलता है। पिछले कुछ सालों में जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं जिनकी वजह से जो ये थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ये और भी ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ता है, उसका नंबर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है बिकॉज जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कम इफ़ेक्टिव हो रही हैं अगेंस्ट दीज बैक्टीरियाज बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू इट। And these are the strains for which there is only single oral antibiotic remaining, which is XDR typhoid. तो सिर्फ एक सिंगल ओरल एंटीबायोटिक अभी बची हुई है जो कि XDR टाइफॉइड है। द स्ट्रेन्स दैट आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, मेनली जो एजिथ्रोमाइसिन से जो रेजिस्टेंट हैं, दे आर फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। एंड इसका भी अगर हम एविडेंस देखें तो ये शो करता है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड जो हमारे पास आया है, दिस हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड विद इन इंडिया एंड सो देर आर कंसर्न्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ दिस ड्रग रेजिस्टेंस इन आवर कंट्री। एंड इंडिया में जो सर्वेलेंस है दैट इज़ एट 18 साइट्स ड्यूरिंग 2016 एंड 20, एंड इन सर्वेलेंस एरियाज में भी देखा गया है दैट टाइफॉइड वॉज एज कॉमन एज इट वॉज 2 decades ago, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज नाउ। तो इसे लेकर अब गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स भी कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री इज़ कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन इनटू द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम and there are 2 WHO pre-qualified vaccines that are been developed by India by Bharat Biotech and Biological E. तो अब थायराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन हमारे इंडिया के जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें जल्द ही इंट्रोड्यूस की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 1 फिजिकल जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट रेड ड्यून्स।
So do you know that there is a small desert in the state of Tamil Nadu? तमिलनाडु में एक छोटा सा डेजर्ट है, क्या आपको ये पता है? एंड इस डेजर्ट में आपको रेड सैंड ड्यून्स मिलेंगे. एंड ये तमिलनाडु का बहुत ही छोटा सा डेजर्ट है. ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की जो थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा. सो व्हाट इज़ दिस डेजर्ट? लेट्स अंडरस्टैंड. तो रेड ड्यून्स की अगर हम लोकेशन की बात करें, सो दे आर बेसिकली स्प्रेड ओवर दी कुथीराय मोजी थेरी एंड सथान कुलम रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि आपको तिरुचेंदूर तालुक में मिलेगा, विच इज़ लोकेटेड ऑन द शोर लाइन ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु. थेरी जो टर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, थेरी इज़ फॉर द रेड ड्यून्स. तमिल के अंदर रेड ड्यून्स को थेरी कहा जाता है. And therefore it is spread over Kuthi-Theramoizi Theri. Theri is for these red dunes. Now they basically consist of some sediments जो कि quaternary period को date करते हैं, and they are mainly made up of marine deposits. अगर हम इस desert को देखें तो यहाँ पे quaternary period के sediments हैं और marine deposits यहाँ पे present हैं. And also they have very low water and nutrient capacity. न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने की कैपेसिटी भी काफ़ी लो है, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो है. ऑल्सो दी रेड ड्यून्स they are more susceptible to aerodynamic lifting. So they basically, there's a push that that lets something move up. तो ये जो force है, it is acting against opposite of their weight, but there is some aerodynamic lift over there, so they are susceptible for that. एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पेट्रोग्राफिकल स्टडी की गई है, पेट्रोग्राफी इज स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक. तो और जो एक्सरेज यहाँ पे हुए हैं उनके एनालिसिस से पता लगता है कि जो रेड सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पे काफ़ी हैवी और लाइट मेटल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रुटाइल, गार्नेट, जिरकॉन एंड मैनी अदर्स. ऑल ऑफ दीज हैवी एंड लाइट मेटल्स दे आर प्रेजेंट इन दिस रेड ड्यून्स. अब ये जो तमिलनाडु का ये जो डेजर्ट है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी? वेल, इसे लेकर हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज़ हैं. पहली थ्योरी कहता है इट इज़ अबाउट दी मेरीन ट्रांसग्रेशन. अब अगर हम इस एरिया की लिथोलॉजी देखें, जो जनरल फीचर्स हैं रॉक्स के वो स्टडी करें, तो वहाँ से हमें ये नज़र आता है दैट इट हैज़ अ पेलियो कोस्ट, एक एंशियंट कोस्ट है. एंड देर इज़ प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन इन मैनी प्लेसेस, जो कि इंडिकेट करता है कि धीरे 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 यहाँ से मेरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है, मतलब ओशन यहाँ से रिसीड बैक हुआ है, जिसके बाद इस डेजर्ट की फॉर्मेशन हुई है. एंड इसीलिए आपको यहाँ पे मेरीन डिपॉजिट्स भी मिल रहे हैं. प्लस एक और थ्योरी है जो कि हाई वेलोसिटी विंड से रिलेट करती है. अगर हम प्रेजेंट डे थ्योरी देखें तो ये तभी फॉर्म होंगे व्हेन देयर इज़ कन्फाइनमेंट ऑफ दिस बीच सैंड लोकली आफ्टर द रिग्रेशन ऑफ सी. तो जब हमारे पास हाई वेलोसिटी विंड्स वेस्टर्न घाट्स से आ रही होती हैं, दे ब्लू टुवर्ड्स ईस्ट, दे बेसिकली इंड्यूस द माइग्रेशन ऑफ सैंड ग्रेन्स, और सैंड ग्रेन्स की माइग्रेशन कराते हैं, अल्टीमेटली इट अक्यूमुलेट देम इनटू दीज ड्यून्स. फिर यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का रोल भी आ जाता है कि इस साउथ वेस्ट मानसून की वजह से एक काफ़ी रेड लोम हमारे पास आती है इन द प्लेन्स ऑफ नंगुनेरी रीजन इन द साउथ वेस्टर्न मानसून रीजन, जहाँ पे साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स चलती हैं. तो जब भी ड्राई मानसून पीरियड होता है तो जो विंड्स ब्लो करते हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ करती हैं, एंड दिस रेड लोम इज़ फर्दर चर्नड अप एंड इट इज़ ड्रिवन टुवर्ड्स ईस्ट, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े आपको एरियाज़ में रेड सैंड के कॉलम्स देखने के लिए मिलते हैं. एंड दैट दे आर मेट बाय द सी ब्रीज नियर द कोस्टल ट्रैक्स ऑफ तिरुचेंदेर एंड गेट डिपॉजिटेड देयर. उसके बाद यहाँ पे विंड एरोजन भी है, एओलियन प्रोसेस भी लग रहा है. देर इज़ द प्रोसेसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट ऑफ द सेडिमेंट्स, जो कि विंड्स यहाँ पे करवा रही हैं, तो जिसकी वजह से कंटिन्यूसली सैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चलता जा रहा है. एंड देन लास्टली वी शुड नो अबाउट द पिंक बॉल वॉर्म. देखिए, पिंक बॉल वॉर्म ये GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये पिंक बॉल वॉर्म जो हमारे कॉटन ग्रोअर्स हैं इन द नदर्न स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दे आर प्रोड्यूसिंग ट्रबल्स फॉर देम.
So what is this pink bollworm? Let's understand. This pink bollworm is one of the most destructive pest of cotton. ये 1842 में पहली बार इसे इंडिया में ओरिजिनेट रिपोर्ट किया गया था एंड इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ एंड इसकी वजह से एनुअली जो कॉटन क्रॉप है उसमें लॉसेस होते हैं. ये बेसिकली जो कॉटन बॉल्स होती है ना उसके अंदर बोर कर देते हैं एंड दिस बेसिकली डिस्करेजेस द ब्लॉसम्स इन द सीड्स. और क्योंकि ये पिंक कलर के लावा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं दे बेसिकली जनरेट दैट कोकून इनसाइड द बॉल और द सीड. तो अंडरग्राउंड कर देते हैं, दे लिटर देयर और दे प्रोड्यूस दिस बोर जिसके थ्रू जाकर दे ले डाउन देयर प्यूपेट्स. तो जिसकी वजह से ये जो कॉटन की जो क्रॉप है उसे ख़राब कर देते हैं. सो दैट इज़ पिंक बॉलवॉर्म एंड अभी भी ये हमारे जो नदर्न स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा में वहाँ पे ये काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.